डियर फ्रेंड्स, आज आप ये मेरे से सुनने के लिए जानना चाहते हो कि मैं इस स्टैम्प ड्यूटी के इस मैटर को इतने बड़े लेवल पे क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ। एक्चुअली इसका पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि 1995 से मैं जीएस पावर में सर्विस कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। वहाँ पे हर समय स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन आते थे, लेकिन बैंकर्स जो है वो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे ही सभी पार्टियों से ले रहे थे, हम भी 100 रुपये के उस पर ही दे रहे थे। 2002 के अंदर चूंकि बैंकर्स रेवेन्यू अथॉरिटीज को पता है कि यार ये कुछ भी चेंज कर रहे हैं, ड्यूटी कम भी कर दी उन्होंने। अर्लियर इट वाज 10%, then it is 5%, then it was to the 2%, then it was 1%, and then it was 0.5%, then finally। तो इस बार उन्होंने क्या किया, बजट घोषणा करते समय ये कहा कि भाई किसी भी प्रकार का बैंक हो, किसी भी प्रकार के सभी प्रकार के दस्तावेजों पर 0.1% स्टैम्प ड्यूटी लगेंगे। तो नाउ दे गवर्नमेंट हैज एंश्योर्ड कि यार ये कभी कहते हैं हम तो डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड करते ही नहीं, हम तो मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड करते हैं, तो इसलिए हम वो उस पर तो उन्होंने यार कोई से भी बनाते हो। तो उन्होंने एंश्योर किया कि तीनों, बट एट दैट टाइम आल्सो उन्होंने क्या किया कि उनकी नजर में बैंक से लोन के संबंधित आर्टिकल 3 ही होते हैं, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 57। उस समय ये मैं अभी बोल रहा हूँ, उस समय उसका 57 की जगह 50 नाम था, ठीक है। तो ये होते हैं, तो उन्होंने इन तीनों आर्टिकल में एक साथ 0.1 इंश्योर कर दी, ठीक है, इंश्योर कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि जब बैंकों के पास गया तो उनका एक नया प्रॉब्लम था। बैंक वाले बोले उन्होंने तीनों जगह लिख दी 0.1, तो हम तो तीनों जगह लेंगे उस पर। देन आई थॉट कि ये नया प्रॉब्लम क्या आ गया। तो मैंने इसके ऊपर इंडियन स्टैम्प एक्ट की बहुत स्टडी करी, मुझे भी कोई स्टैम्प एक्ट का तो कोई बहुत बड़ा आइडिया नहीं था, तो मैंने स्टडी की। तब मैंने पाया कि यार तो इस एक्ट की तो शुरुआत नहीं, स्प्रिट ये कहती है कि यदि किसी ट्रांजेक्शन को करते समय बहुत सारे डॉक्यूमेंट यदि एग्जीक्यूट होते हैं तो सिर्फ प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी ली जाएगी, सब पर नहीं ली जाएगी। और प्रिंसिपल कौन सा होगा, जो हाईएस्ट जिस पे स्टैम्प ड्यूटी होगी वो होगा। और प्रिंसिपल कौन डिसाइड करेगा, बैंकर और पार्टी मिलकर दोनों डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होगा। तो इस तरीके से बिल्कुल क्लोज लूप था। तो मैंने काफी समझाने की कोशिश की, बैंकों को जा के समझाने की कोशिश करी, कोई माना नहीं। तब मैंने क्या किया, बिजनेस फ्रेंड्स की तरफ से एक सेमिनार बुलाई, सरकार को भी बुलाया, उसमें बैंकर्स को भी बुलाया और पार्टीज को भी बुलाया। वो तो सब कुछ करने के बाद समझ में आया कि खूब समझाने की कोशिश की। तो पूरे हमारी तरफ से जो पैनल में बड़े बड़े एडवोकेट्स थे वो बैठे थे, खुद समीर जैन साहब बैठे थे, उनके जीजा जी अनिल मेहता जी बैठे थे, ऐसे करके सब लोग बैठे थे उसके अंदर। तो सबने समझाया, तब भी बैंकर्स ये कैसे होगा, हाइपोथेकेशन कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो मैं उस समय था, मैं थोड़ा सा गुस्सा कर गया। मैंने कहा भाई एक तो पहली बात तो इस पे भी लगेगा, उस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। मैंने आप तो खाली मतलब पार्टी की तरफ से एक मध्यस्थ का ही तो काम करो, यू आर सिंपली ब्रोकर, नथिंग एल्स। और जब गवर्नमेंट खुद कह रही है कि एक ही बार लगेगा और पार्टी जिनको देना हो या बैठी है, तो आप क्यों कह रहे हो 2 जगह लगेगा, 3 जगह लगेगा, 4 जगह लगेगा। तो फाइनली उनको तो उन्होंने कहा नहीं, जो गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला है यही गलत निकाला है, ये सर्कुलर नहीं, ये नोटिफिकेशन होना चाहिए। तो इसको नोटिफिकेशन के रूप में निकालना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कहा सेक्शन तो 4 ऑलरेडी क्लेरिफाइड है ना, एक्ट में लिखी भी है, हम तो खाली इसको क्लेरिफाई कर रहे हैं। नहीं, इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं निकाला। तो चलिए, तो ऐसे करके फाइनली बैंकर्स मान गए और पार्टी 100 रुपये पे स्टैम्प ड्यूटी लगने लगी, एक पे 0.1% स्टैम्प ड्यूटी लगी। मैं हमारे लिए भी कोई मैटर नहीं था ज्यादा, हमारे पास जब मैटर आया गारंटी के ऊपर आया तो बैंक गारंटी का मैटर हमने रिजॉल्व करा दिया। ऐसे करके काफी 2-4 मैटर आए और रिजॉल्व भी होते रहे। 2014 के बाद जब हम किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब अचानक हमारा कोई कंसोर्शियम डॉक्यूमेंट को उठा के किसी पार्टी ने, किसी ने SDRI के पास भेजा होगा, SDRI ने इसको कंसर्निंग उसके बाद भेज दिया। तो उनका भाई आपने जो कंसोर्शियम डॉक्यूमेंट किए हैं इसके ऊपर तो अलग से स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। भाई व्यापारी एक लोन लिया, उसके ऊपर एक रेट डिफाइन करके, अब कंसोर्शियम किए, सिंगल किए, डबल किए, ट्रिपल किए, नहीं चल लगेगी। फिर हमको वापस इन्वॉल्व होना पड़ा इसके अंदर, बार बार समझाना पड़ा कि सब ये कंसोर्शियम आप क्या मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो, कैसे मांग रहे हो। एक लोन के ऊपर पे तो कर दिया, खैर गवर्नमेंट ने उसे फिर एक बार वापस एमनेस्टी दे दी, भाई हम पे एहसान कर दिया गलत कि भाई आपको एक एमनेस्टी दे दी, आप इस पे दे दो, ठीक है, हमने एमनेस्टी दे दी।
उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा कि यार ये एमनेस्टी जो है, इसके बाद ये तो खाली जब हमने पे कर दी उसके बाद ये तो खाली एक ही चीज के ऊपर थी, आप जो 37B में आपने नहीं पे किया उसके ऊपर पे कर दो। हमने कहा 37B के लिए तो थी, बोले नहीं वो तो कंसोर्शियम डॉक्यूमेंट पे लगी, आपके तो इंडिविजुअल हर साल भी तो आप हाइपोथेटिकल करते रह रहे हो तो ये इसके ऊपर लगेगी। तो ऐसे करते करते अब हम इस एंडलेस सिचुएशन में पहुंच गए। गवर्नमेंट हर बार एक एमनेस्टी निकाल देते हैं, जब मिलने जाते हैं तो कहते हैं एमनेस्टी में जाके अप्लाई कर दो, आपकी तो ब्याज और पेनल्टी तो माफ कर दी हमने उसके अंदर। फिर ये समझ में नहीं आता कि ये जो भारत का व्यापारी है, क्या इसी तरीके से इन लोगों के पीछे बीच में पिसता चले जाएगा, कभी इन मध्यस्थों यानी बैंकर्स, कभी इन गवर्नमेंट के साथ ही। ये व्यापारी जो है खुद उठ खड़ा होकर अपनी प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं रिजॉल्व करता है, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद भी तो रिजॉल्व कर सकता है ना। तो इसी स्पिरिट के साथ कि ये जो व्यापारी, और इसका एक और प्रॉब्लम, एक और बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, कोई मुझसे पूछा है हमारी तो आदत पड़ गई सर सालों से ऐसे ही करते हुए, तू हमें क्यों जगाने की कोशिश कर रहा है, हम तो ऐसे ही करते हैं, हमारा तो तू क्यों जगा रहा है। तब हमारे समझ में आई, भाई मैं तुम्हारे लिए तुम्हें नहीं जगा रहा, मैं तो उन लोगों के लिए तुम्हें जगा रहा हूं जिनको तुमने सालों से दबा के रखा है। ये जो बच्चे नजर आ रहे हैं ना, ये जो बच्चे नजर आ रहे हैं, ये जो आपको सड़क पे घूमते भिखारी नजर आ रहे हैं, ये कच्ची बस्ती के लोग नजर आ रहे हैं, गांव में पड़े बेचारे बच्चे, इनके लिए तुम्हारे को जगना, जाग जाओ, अच्छा कमाओ, बढ़िया से बढ़िया काम करो और इनको भी दो। जो तुम्हारे पुश्तों ने इनके ऊपर अत्याचार किए ना, उसका कम से कम कुछ परसेंटेज तो इनको देके आप आगे बढ़ो। तो ये मैं चाहता हूँ। अब आप बोलोगे कि यार हम तो नहीं करेंगे, ना तो जागेंगे ना इनको देंगे, तो भाई मेरे को इनका हक लेना तो आता है, मेरे को इनका हक लेना आता है। मैं कोई तुम्हारे आगे भीख नहीं मांग रहा हूँ, मेरे को इनका हक लेना आता है। मुझे मालूम है कि तुमसे पैसे कैसे लिए जाएंगे, या तुम नहीं दोगे तो सरकार, मैं इनके लिए मैंने एक डिपार्टमेंट, पूरा क्लब खोल रखा है जहाँ पर गवर्नमेंट मजबूरी में तुम्हारी तुम्हारी जांच पड़ताल करेगी और इनको इनका पैसा देती है। तो ये मेरे को ये करना आता है। अच्छा, तो मेरे को लगता है मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई। मैं तो बहुत उदाहरण देख रहा था, कल ही देख रहा था कि रिलायंस कम्युनिकेशन की बैलेंस शीट के अंदर अरबों रुपए उसको उधार दे रखे बैंकों ने, अरबों रुपए, करोड़ों रुपए उधार दे रखे, और उसकी टर्नओवर कितनी, तो भैया टर्नओवर की टर्न के हिसाब से तो आप फाइनेंस करेंगे। ऐसी कितनी पार्टियां मिलेगी मेरे को, सबके मैं भी इन बच्चों से जांच कराऊंगा। हम तो हमारी जो टीम है इनको इतना एजुकेट कर देगी, ये खुद ही निकाल के आएंगे कि सर इस कंपनी का टर्नओवर तो 800 करोड़ रुपए है और इसकी जो होनी चाहिए 200 करोड़ रुपए लिमिट इसको, और इसके खुद का 800 करोड़ में से क्रेडिटर्स भी माइनस कर दो 300 करोड़ के, तो बचे 500 करोड़, और 500 करोड़ में इनकी लिमिट होनी चाहिए 125 करोड़, इन्होंने ले रखी है 400 करोड़। ऐसे करके हर पार्टी के लिए डेटा अवेलेबल है हर करोड़। तो प्यार से मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से, सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि बढ़ते भारत में साथ आ जाओ, और नहीं तो ये तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आपको कहाँ जाना पड़ेगा वो सोच लो।